हेलो ऑल द व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल माय अथॉरिटी। आज का ये वीडियो बहुत स्पेशल है क्योंकि आज है 14 अप्रैल, जो कि बर्थ एनिवर्सरी है डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब की। वो कौन है? तो वो हैं द आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे भारतीय संविधान के एक आर्किटेक्ट, निर्माता। ओके, तो आज हम इन्हें कवर करेंगे। ये हमारा सिलेबस में भी है, प्लस ये बहुत ही ग्रेट थिंकर हैं जिन्हें हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन हो या पॉलिटिकल साइंस, हमें इन्हें पढ़े बिना, हम कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ना इज़ लाइक कि इन्हें पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं बहुत ही शॉर्ट इंट्रोडक्शन से। डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर इनका पूरा नाम है। बॉर्न ऑन अप्रैल 14, जो आज की डेट है, 1891। इनका जन्म जो है वो महू जिले में हुआ था। प्रेजेंट डे वो मध्य प्रदेश में है। स्टैंड एज वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल फिगर्स। आज जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं, एक बहुत ही इन्फ्लुएंशियल फिगर, सभी को प्रभावशाली व्यक्तित्व जिसे हम कहते हैं, प्रभावित करने वाले, आज की मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में रहे हैं। और विजनरी लीडर हैं, यानी दूरदर्शी नेता, बहुत ही विजनरी लीडर थे। ज्यूरिस्ट थे, जिसे हम कहते हैं विधिवेत्ता थे। इकोनॉमिस्ट थे, अर्थशास्त्री थे। इनके पास इतनी डिग्रीज थी। सोशल रिफॉर्मर, समाज सुधारक। अंबेडकर प्लेड अ पाइवटल रोल इन शेपिंग द डेमोक्रेटिक फाउंडेशन ऑफ इंडिया। जब हम बात करते हैं हमारे भारतीय लोकतंत्र की नींव किसने रखी, आकार देने में महत्वपूर्ण इन्होंने भूमिका निभाई है। डॉक्टर भीमराव रामजी अंबेडकर वाइडली रिवॉर्डेड एज द, यानी इन्हें रिवॉर्ड किया जाता है, एक तरह से सम्मानित किया जाता है। किस लिए? प्रिंसिपल आर्किटेक्ट, यानी बहुत इंपॉर्टेंट आर्किटेक्ट, यानी होता है किसी चीज़ का निर्माण, निर्माता के रूप में, ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान के निर्माता के रूप में। प्लेड अ मॉन्यूमेंटल रोल। मॉन्यूमेंटल का मतलब होता है कि एक ऐसा निर्माण कर दिया इन्होंने, एक ऐसी भूमिका निभाई है जो कि वास्तव में एक मॉन्यूमेंट के रूप में याद रखी जाती है। ओके, तो यानी आधुनिक भारत को, जो मॉडर्न शेपिंग इंडिया को, एक बहुत ही मॉन्यूमेंटल रोल इन्होंने प्ले किया है। हिज कॉन्ट्रीब्यूशंस वर नॉट ओनली लिमिटेड, इन्होंने जो योगदान दिया है वो सिर्फ लिमिटेड नहीं है ड्राफ्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन की, इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट तैयार कर दिया, नो, बट ऑल्सो एक्सटेंडेड टू सोशल जस्टिस। इन्होंने समाज में किस तरह से न्याय लाया जाए, लीगल रिफॉर्म्स किस तरह से किए जाए, जो वैधानिक हमारे सुधार होते हैं, इन्होंने बहुत अच्छी इकोनॉमिक प्लानिंग का स्ट्रक्चर बताया। एंड द अपलिफ्टमेंट, यानी उन लोगों को ऊपर उठाना जो कि मार्जिनलाइज्ड हैं, जिन्हें समाज ने एक कॉर्नर में रख रखा था उस टाइम, जिन्हें हम कहते हैं हाशिए पर जो पड़े समुदाय थे, उन्हें, उनके उत्थान का काम किया इन्होंने, उनको उठाया, उन्हें समाज में सबके सामने लेकर आए। हिज विजन लेड द फाउंडेशन फॉर अ सॉवरन, यानी उनका जो विजन था, उनका जो दृष्टिकोण था, वो कैसा था? उनकी दृष्टि एक संप्रभु, यानी सॉवरन, जिस पर किसी बाहरी अथॉरिटी का आक्रमण ना हो, खुद का स्वयं का पूरा सॉवरन अथॉरिटी होनी चाहिए। सोशलिस्ट, यानी समाजवादी, जो हम कहते हैं सेक्युलर, धर्मनिरपेक्ष, एंड डेमोक्रेटिक रिपब्लिक की स्थापना करने में इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। अब इनके कुछ मेजर अचीवमेंट्स देखते हैं डॉक्टर BR अम्बेडकर के। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि ये फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, यानी हमारे भारतीय संविधान के फादर कहे जाते हैं। जो भारतीय संविधान है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर मोस्ट सेलिब्रेटेड कंट्रीब्यूशन है इसमें इनका, एंड चीफ आर्किटेक्ट माने जाते हैं। वन ऑफ द लॉन्गेस्ट, और आज हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है ना, वर्ल्ड का सबसे लॉन्गेस्ट यानी लेंथीएस्ट एंड मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव कॉन्स्टिट्यूशनल डॉक्यूमेंट है। तो ये किन के वजह से? क्योंकि इन्होंने बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन को स्टडी किया और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फिर तैयार हुआ। फिर इनको कहा जाता है सोशल रिफॉर्मर एंड दलित लीडर, इन्हें दलित लीडर के नाम से भी जाना जाता है। एज अ फियरलेस, जो बिल्कुल डरते नहीं थे किसी से, एकदम निडर व्यक्तित्व था इनका। एडवोकेट फॉर द राइट्स, और इन्होंने बिना डरे जो शेड्यूल कास्ट, जितनी भी ट्राइब्स होती है, मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज हैं, उनके लिए इन्होंने आवाज उठाई बिना किसी डर के। ओके, ही लॉन्च्ड मूवमेंट्स, इन्होंने अलग अलग आंदोलन चलाए, लाइक महत सत्याग्रह 1927 में चलाया गया। फॉर एक्सेस टू पब्लिक वाटर, ताकि लोगों को पब्लिक वाटर, सार्वजनिक स्थानों पर जो पानी है वो मिल सके। एंड द कालारम टेम्पल एंट्री, जो लोग दलित थे उनको पहले टेम्पल में एंट्री नहीं मिलती थी, बट इन्होंने इस तरह के सत्याग्रह चलाए जिससे लोगों को, जो दलित समाज है, उनको टेम्पल में एंट्री मिली। 1930 की बात है। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं फर्स्ट लॉ मिनिस्टर
ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया, स्वतंत्र भारत के पहले लॉ मिनिस्टर के रूप में इन्हें जाना जाता है। ही सर्व्ड एज द इंडियाज फर्स्ट लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर इन द कैबिनेट ऑफ प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू जब 1947 से 1951 तक उनकी प्राइम मिनिस्टर जो पीरियड था, कैबिनेट में इन्होंने एज अ लॉ एंड जस्टिस मिनिस्टर के रूप में काम किया। ड्यूरिंग हिज टेन्योर, और जो उनका समय था, ही इंट्रोड्यूस द हिंदू कोड बिल, उन्होंने हिंदू कोड बिल को भी इंट्रोड्यूस करवाया था उस टाइम। एडवोकेट किया था, उसको सपोर्ट किया था फॉर जेंडर इक्वालिटी, कि जो भी भेदभाव नहीं होना चाहिए किसी भी जेंडर में, यानी वुमेन्स के राइट की बात करते हैं कि प्रॉपर्टी एंड मैरिज में वुमेन्स के राइट को प्रायोरिटी दी इन्होंने। उसके बाद हम देखते हैं स्कॉलर एंड इकोनॉमिस्ट थे, साथ में शिक्षाविद भी थे और स्कॉलर भी थे और इकोनॉमिस्ट यानी अर्थशास्त्री भी थे। अंबेडकर अर्नड डॉक्टरेट्स फ्रॉम कोलंबिया यूनिवर्सिटी, इन्होंने अपनी डॉक्टरेट की डिग्री कहाँ से ली थी? कोलंबिया यूनिवर्सिटी से, एंड द लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से ली थी। हिज इकोनॉमिक राइटिंग्स ऑन पब्लिक फाइनेंस, एग्रीकल्चर, लेबर राइट्स एंड द रूपीज स्टेबिलिटी शोकेस्ड हिज प्रोफाउंड इंटेलेक्ट। जो उनका ज्यूरिसडिक्शन था स्टडी का इकोनॉमिक्स में, स्पेशली कौन कौन से क्षेत्र में था? पब्लिक फाइनेंस में उन्होंने एग्रीकल्चर पे काम किया, लेबर राइट्स, इन सब में एक बहुत ही कहते हैं ना प्रोफाउंडली उन्होंने बहुत अच्छे से परफॉर्म किया, वो साफ तरीके से दिखती भी है। हिज 1923 थीसिस आई थी उनके 1923 के अंदर, द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, जो कि हम बाद में बुक में भी डिस्कस करेंगे। द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, इसमें इन्होंने इट्स ओरिजिन एंड सोल्यूशन बताया, इन्फ्लुएंस इट्स मॉनेटरी पॉलिसी बताई थी, यानी कि भारत में मौद्रिक जो नीति को प्रभावित किया है किस प्रकार से, उसके बारे में इन्होंने बताया था इस बुक में। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं कि फाउंडर ऑफ द रिजर्व बैंक आरबीआई ऑफ इंडिया, आरबीआई का मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में है। तो ये क्या थे? फाउंडर ऑफ द रिजर्व बैंक, आरबीआई के फाउंडर थे। ओके, तो द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 1935 में रिजर्व बैंक जो है वो स्टैब्लिश हुआ, और 1935 में उसके रिकमेंडेशंस बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द हिल्टन यंग कमीशन की रिकमेंडेशन पर ये एस्टेब्लिश्ड हुआ, टू विच अंबेडकर कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली थ्रू हिज मॉनेटरी स्टडी। इनकी जो स्टडी थी इकोनॉमिक्स के फील्ड में, जो इन्होंने अपनी स्टडी की थी, उस बेस्ड पर इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूट अपना सहयोग दिया, बहुत ही सिग्निफिकेंटली। अब हम देखते हैं ये पॉलिटिकल लीडर एंड इंस्टीट्यूशनल बिल्डर थे। वास्तव में ये बहुत अच्छे राजनीतिज्ञ भी थे और पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन के बिल्डर भी थे। ही फाउंडेड द इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, इन्होंने इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी की भी स्थापना की 1936 में, एंड लेटर द शेड्यूल कास्ट फेडरेशन 1942 में। ये इंपॉर्टेंटली एग्जाम में पूछे जा सकते हैं हमसे कि बी आर अम्बेडकर ने लेबर पार्टी की स्थापना कब की थी? 1936 में, एंड कास्ट फेडरेशन 1942 के अंदर। 1956 में क्या हुआ था? ही एम्ब्रेस्ड बुद्धिज्म along with millions of his followers and founded the Republican Party to India to further the cause of social justice। बाद में इन्होंने 1956 में बुद्धिज्म यानी बुद्ध धर्म को अपना लिया था with millions of followers, इनके मिलियंस ऑफ फॉलोवर्स थे जो अनुयायी हम जिन्हें कहते हैं, एंड फाउंडेड द रिपब्लिकन पार्टी, बाद में इन्होंने रिपब्लिकन पार्टी की भी स्थापना की थी, फर्दर कॉज ऑफ सोशल जस्टिस, क्योंकि कारण था सोशल जस्टिस। नाउ हम देखते हैं नेक्स्ट, रिवाइवल ऑफ बुद्धिज्म इन इंडिया के अंदर रिवाइवल होता है बुद्धिज्म का, यानी बुद्ध धर्म का हम कहते हैं एक तरह से फिर से पुनरुत्थान। अ सिग्निफिकेंट स्पिरिचुअल एंड कल्चरल माइलस्टोन इन हिज लाइफ वाज हिज कन्वर्जन। एक बहुत ही स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक और कल्चरल माइलस्टोन कहते हैं ना हम, बदलाव आता है इनकी लाइफ में जब ये कन्वर्ट होते हैं, कन्वर्जन का टाइम टू बुद्धिज्म। कब होते हैं ये कन्वर्ट? इसकी डेट भी दी हुई है, 14 अक्टूबर 1956 को इन्होंने बुद्धिज्म को अपना लिया था, मार्किंग द बिगिनिंग ऑफ द दलित बुद्धिस्ट मूवमेंट। और यहीं से हम देखते हैं कि दलित बुद्धिस्ट मूवमेंट की शुरुआत हो जाती है, विच शॉर्ट लिबरेशन थ्रू स्पिरिचुअल एंड सोशल अवेकनिंग। और जैसे ही इन्होंने ये मूवमेंट चलाया, इनका उद्देश्य क्या था इस मूवमेंट को चलाने के पीछे? ये समाज के अंदर जागृति के माध्यम से एक मुक्ति प्राप्त करवाना चाहते थे। ओके, एक अवेकनिंग लाना चाहते थे, जागृति लाना चाहते थे समाज के अंदर। फिर हम देखते हैं पॉथमस रिकॉग्निशंस, इनके मरणोपरांत इन्हें किस प्रकार के जो इम्पोर्टेंट सम्मान हम कह सकते हैं मिले थे। 1990 के अंदर डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को जो है मरणोपरांत अवार्ड मिलता है भारत रत्न का, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन भारत रत्न इन्हें मरणोपरांत मिलता है। इंडियाज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन्हें मिलता है
यानी कि सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार जिसे हम कहते हैं, फॉर हिज इनवैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन, क्योंकि इनका जो इतना इन्होंने योगदान दिया था कि वो उसका कोई काउंटलेस योगदान था, इनवैल्यूएबल था, अमूल्य था बहुत ज़्यादा, ओके, इसलिए इन्हें मिलता है। नेक्स्ट हम देखते हैं बहुत इंपॉर्टेंट कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करने में क्या रही है इनकी इंपॉर्टेंस बी आर अम्बेडकर की। बेसिकली पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में हो या पॉलिटिकल साइंस में हमें बी आर अम्बेडकर को एज अ थिंकर के रूप में तो पढ़ना ही है, साथ ही साथ इनकी इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन को भी देखना है। तो पहले हमने इनके लाइफ के कुछ अचीवमेंट्स देखे, अब हम देखते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कैसे इन्होंने इंपॉर्टेंटली अपना सहयोग दिया था। तो चेयरमैन थे ये ड्राफ्टिंग कमेटी के, ड्राफ्टिंग कमेटी 1947 से 1950 तक, जिसमें हम कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन का पूरा निर्माण हुआ। ऑन अगस्त 29, 1947 को डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, अगस्त 29, 1947 को बी आर अम्बेडकर वॉज अपॉइंटेड, इन्हें नियुक्त किया जाता है एज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इस डेट को, बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हें चेयरमैन बनाया जाता है ड्राफ्टिंग कमेटी का। दिस वॉज अ रिकग्निशन ऑफ हिज प्रोफाउंड लीगल नॉलेज, और वास्तव में ये एक तरह से हम कह सकते हैं उन्हें मान्यता दी गई थी, क्योंकि उनका जो गहन अध्ययन था कानून के प्रति, उनका जो गहन नॉलेज था, बहुत डीप नॉलेज था, उनकी जो कहते हैं ना बुद्धि थी, इतनी शार्प इंटेलेक्ट थे वो, कमिटमेंट टू सोशल जस्टिस, हमेशा सामाजिक न्याय के प्रति वो जो हमेशा रेडी रहते थे, उसके लिए ये इन्हें रिकग्निशन मिला था। ओके, अंडर हिज लीडरशिप, उनके नेतृत्व की बात जब हम करते हैं, द कमिटी प्रिपेयर्ड द ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उन्होंने लीडरशिप के तौर पे ऑर्डर दिए एंड साथ में काम किया, उन्होंने मिलके ड्राफ्ट किया, विच बिकेम द बैकबोन, यानी रीढ़ की हड्डी बनता है इंडियन डेमोक्रेसी की, भारतीय लोकतंत्र की, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट इनका रोल था। अब हम देखते हैं चैंपियन ऑफ सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी, ये वास्तव में चैंपियन थे सोशल जस्टिस के, सामाजिक न्याय के और इक्वालिटी के, यानी समानता के, बराबर दर्जा दिलवाने में बहुत इंपॉर्टेंट था। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर इन शॉर्ट ये सुनिश्चित करते हैं दैट इंक्लूजन ऑफ प्रोविजंस दैट एबॉलिश्ड अनटचेबिलिटी, आर्टिकल 17 बात करता है। इन्होंने इस तरह से कुछ इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स दिए हैं जिसमें बताया कि इन्होंने किस चीज़ को नकारा है। तो इन्होंने अनटचेबिलिटी को पूरी तरीके से खत्म करने की कोशिश की, जो आर्टिकल 17 में हमें देखने को मिलता है। एंड गारंटीड इक्वालिटी बिफोर लॉ, ये कहते थे कानून सबसे सुपीरियर है, आर्टिकल 14 में हमें देखने को मिलता है। ही एडवोकेटेड फॉर एफर्मेटिव एक्शन, उन्होंने बहुत से सकारात्मक कार्य एक्शन में आए हैं, सच एज रिजर्वेशन जिसे हम कहते हैं आरक्षण इन एजुकेशन, शिक्षा में आरक्षण, एम्प्लॉयमेंट रोजगार में, एंड पॉलिटिक्स ऑफ स्केड्यूल कास्ट एंड स्केड्यूल ट्राइब्स, इनके पॉलिटिक्स यानी राजनीति और रोजगार के आरक्षण के सकारात्मक पहलू भी हमें देखने को मिलते हैं। फिर हम देखते हैं एडवोकेट फॉर फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, जो हमारे मूलभूत मौलिक अधिकार हैं और डायरेक्टिव जो गवर्नेंस के जो सिद्धांत प्रिंसिपल्स हैं उनके ये समर्थक थे। हिज विजन, जो उनका दृष्टि थी, दूरदृष्टि थी, इन शॉर्ट दैट फंडामेंटल राइट्स जो आर्टिकल 12 से 35 के अंदर हैं बिकेम जस्टिकेबल, प्रोवाइडिंग लीगल रेमेडीज फॉर सिटीजन्स, यानी नागरिकों को वो एक तरीके से मतलब लीगल रेमेडी है, ये बहुत ज़रूरी है, उपचार है, न्यायोचित उपचार है जिसे हम कहते हैं। Additionally, the directive principle of state policy reflect the emphasis on socio-economic justice, समाज के सामाजिक आर्थिक न्याय को दर्शाता है। Equitable distribution of resources, यानी जितने भी हमारे संसाधन हैं उनका बराबरी से सभी तक पहुंचना जरूरी है, डिस्ट्रीब्यूशन होना जरूरी है। एंड वेलफेयर ऑफ द पीपल, जिससे समाज में लोगों का कल्याण जुड़ा हुआ है। अब हम देखते हैं इनके कुछ इंपॉर्टेंट फेडरल स्ट्रक्चर विद स्ट्रॉन्ग सेंटर का ये सपोर्ट करते थे, यानी संघात्मक ढांचा रहना चाहिए लेकिन सेंटर भी स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए। लेकिन जब सेंटर स्ट्रॉन्ग रहेगा तो यहाँ पे हम देखते हैं क्वासी फेडरल अपने आप में हो रहा है। ये इंडिया जो है स्टेट है क्वासी फेडरल, जहाँ पे फेडरल स्ट्रक्चर भी है लेकिन सेंटर जो है स्ट्रॉन्ग हो जाता है एट द टाइम ऑफ इमरजेंसी। तो उन्होंने नेशनल सिक्योरिटी की बात को ध्यान में रखते हुए सेंटर को स्ट्रॉन्ग बनाने का भी सपोर्ट किया है। डॉक्टर अंबेडकर कंसेप्चुअलाइज्ड अ फेडरल सिस्टम विद अ स्ट्रॉन्ग सेंट्रल अथॉरिटी, वो कहते हैं कि फेडरल स्ट्रक्चर होना चाहिए यानी कि पावर्स डिस्ट्रीब्यूट होनी चाहिए बट सेंट्रल स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। बैलेंसिंग रीजनल डाइवर्सिटी विद नेशनल यूनिटी, यानी उन्होंने कहा कि जो
डाइवर्सिटी है, मतलब हमारी बहुत ज़्यादा डाइवर्स है क्योंकि इंडिया इज़ अ वेरी डाइवर्स कंट्री, तो इन सब चीज़ों को बैलेंस करके चलो, विविधताओं को आपको बैलेंस करके चलना पड़ेगा। लेकिन राष्ट्र को एकत्रीकृत मतलब होना चाहिए, ज़रूरी है, यूनिटी होनी चाहिए राष्ट्र के अंदर, भले ही अलग अलग भाषा भूषा के लोग रहते हों, लेकिन ज़रूरी है राष्ट्र को एक साथ आना अगर ज़रूरत पड़े तो ही इंट्रोड्यूस्ड फ्लेक्सिबिलिटी इन द कॉन्स्टिट्यूशन टू अडेप्ट द फ्यूचर चैलेंजेस। और उन्होंने ना एक पॉइंट रखा है कि फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए कि भविष्य में आने वाले कि किसी भी चैलेंजेस को अगर हमें चेंज करना पड़ा तो हम फ्लेक्सिबिलिटी के लिए एक प्लेस देते हैं। तो उन्होंने कहा हम चेंज के लिए एक प्लेस देते हैं, फ्लेक्सिबल बनाते हैं। फिर वो सपोर्ट करते हैं सेक्युलरिज्म एंड फ्रीडम ऑफ रिलीजन का, किसी को भी कोई भी धर्म अपनाने का अधिकार होना चाहिए और किसी राष्ट्र का पर्टिकुलरली इंडिया का कोई धर्म नहीं होना चाहिए, यानी धर्मनिरपेक्षता की वो बात करते हैं। ही स्ट्रांगली सपोर्टेड सेक्युलर वैल्यूज गारंटिंग फ्रीडम ऑफ कंसाइंस एंड द राइट टू प्रोफेस, कोई भी धर्म को हम प्रैक्टिस कर सकते हैं, प्रोपागेट उसका समर्थन कर सकते हैं, उसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं, आर्टिकल 25 ये कहता है। फिर हम देखते हैं नेक्स्टली एम्पावरमेंट थ्रू एजुकेशन एंड लॉ। वो कहते हैं किसी को भी सशक्त होना है तो वो दो माध्यम है, एक तो शिक्षा और एक कानून, इन दोनों के माध्यम से भी किसी का सशक्तिकरण हो सकता है। यानी डॉक्टर अंबेडकर बिलीव्ड दैट लीगल एम्पावरमेंट एंड एजुकेशन, शिक्षा बहुत जरूरी है, वर द ट्रू टूल्स, यानी वही दोनों एक टूल्स हैं, एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट है जिनके द्वारा अगर हम चाहें तो किसी भी चीज़ को, यानी कोई भी समाज में पिछड़ा हुआ वर्ग है उसे अपलिफ्ट कर सकते हैं, ऊपर उठा सकते हैं। दीज इथॉस इज एम्बेडेड थॉट थ्रू आउट द कॉन्स्टिट्यूशन, और यही उनके प्रिंसिपल थ्रू आउट द, जब उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को लिखा तो यही सब इनके इथॉस जो इनके प्रिंसिपल्स से हमें रिफ्लेक्ट होते हैं, स्पेशली इन द राइट्स ऑफ एजुकेशन, डिग्निटी एंड रिप्रेजेंटेशन। जहाँ प्रतिनिधित्व की बात आती है, जहाँ डिग्निटी की बात आती है, एजुकेशन की बात आती है, तो हमें उनके ये जो सिद्धांत है ये देखने को मिलते हैं। ओके, नेक्स्ट फीचर है रिसीलियंस इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, यानी कि संविधान सभा में थोड़ा लचीलापन जरूरी था। कैसे? डिस्पाइट फेसिंग अपोजिशन, अंबेडकर्स लीडरशिप, डीप रिसर्च एंड लॉजिकल आर्टिकुलेशन, इन्होंने ना किसी भी तरीके से हम कह सकते हैं विरोध का सामना किया था। ओके, अंबेडकर्स की लेकिन ऐसा नेतृत्व था, ऐसा उनकी डीप रिसर्च, क्योंकि उनकी स्टडी ही इतनी वाइड हुई थी, लॉजिकल आर्टिकुलेशंस था उनके अंदर। लॉजिकल आर्टिकुलेशन का मतलब होता है उनकी तार्किक अभिव्यक्ति, वो किस तरह से लॉजिक से अपने पॉइंट्स को रखते थे, वो इंश्योर्ड करता है, सुनिश्चित करता है उनकी सक्सेसफुल अडॉप्शन को, कि लोगों ने उनकी बात मानी, कि हमने आज सबने उनकी बात मानी और 26 नवंबर 1949 को उनके द्वारा बनाया हुआ कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट किया, विच केम इनटू फोर्स। कब फोर्स में आया था? 26 जनवरी 1950 को। ओके, इंपॉर्टेंट बुक्स देखते हैं हम इनकी, जो इनके मेजर, ऐसे तो उन्होंने इतने प्रोफाउंड फिगर थे कि इन्हें एक वीडियो में कवर करना इट्स टोटली इम्पॉसिबल, बट येस कुछ इंपॉर्टेंट वर्क हैं इनके, जस्ट लाइक द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, जो हमने पहले भी डिस्कस किया था 1923 के अंदर। फिर है बहिष्कृत भारत, इंडियन ऑस्ट्रेसाइज्ड 1927, एनिहिलिएशंस ऑफ कास्ट 1936, द बुद्धा एंड हिज धम्म पब्लिश्ड, इनके मरणोपरांत ये पब्लिश्ड हुआ था 1957 में। स्टेट्स एंड माइनॉरिटी एंड इमेंसिपेशंस ऑफ द अनटचेबल्स, हु वर द शूद्रास, एंड हु वर द शूद्रास द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क, एंड यही है इनके इंपॉर्टेंट वर्क। सो इस वीडियो में हमने डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की बहुत ही ब्रीफली इन्हें कवर किया है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।